Hello and welcome to SPMIS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 261 to 280. Topic number 261 is about Parul Devi Das. So she was Assam's first lady IS officer. She was in news recently because she succumbed to COVID-19 recently. She belonged to Assam Meghalaya cadre. So she was the first असम्स फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर. ठीक है जी. अगर ओवरऑल फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम पूछा जाए हु वाज डायरेक्टली रिक्रूटेड टू द आईएएस तो वो होंगे जामचोंगा नामपुई. इनफैक्ट ही वाज इनफैक्ट फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू बी डायरेक्टली रिक्रूटेड टू द आईएएस. ये तो है ही है. साथ ही साथ ही वाज द फर्स्ट शेड्यूल्ड ट्राइब आईएएस ऑफिसर इन इंडिया. ही क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम इन 1954. ही ऑल्सो बिलोंग टू असम मेघालय कैडर. वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 262 इज़ अबाउट मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम. तो अलग अलग तरह के हथियारों के लिए क्या क्या इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं ताकि उनके एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सके, उसको ओवरऑल कहा जाता है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम. तो टोटल 4 इस तरह के अग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, जो दुनिया के अलग अलग हथियारों के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है. तो पहला है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. It limits export of nuclear technology and nuclear materials. It was incorporated in after 1974 nuclear test by India. तो इंडिया ने जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करा था 1974 में, उसके बाद ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया. इसके 48 मेंबर्स हैं. इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. ऑस्ट्रेलियन ग्रुप. इट इज़ अबाउट केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी. Created in 1985 after Iraq use of chemical weapons. It has 43 members. India joined it recently in 2018. Missile Technology Control Regime MTCR. जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, ये मिसाइल के ऊपर मिसाइल टेक्नोलॉजी और उनके मटेरियल में ट्रेड ना हो उसको कुछ हद तक लिमिट करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है. तो इसमें मिसाइल्स में क्या किस तरह के मिसाइल्स, वो मिसाइल्स जिनका 500 किलोग्राम से पेलोड ज़्यादा हो और जिनका 300 किलोमीटर से रेंज ज़्यादा हो, वैसे मिसाइल्स के इंटरनेशनल ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं अंडर दिस MTCR. इट हैज़ 35 मेंबर्स. इंडिया इज़ मेंबर ऑफ और पार्ट ऑफ MTCR. उसके अलावा है वासेनार अरेंजमेंट. वासेनार अरेंजमेंट इज़ फॉर ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी. ड्यूअल यूज गुड्स वैसे चीज़ें जिनका नॉर्मल इस्तेमाल भी हो सकता है, सिविलियन इस्तेमाल भी हो सकता है, जिसका एक वेपन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है. जैसे डायनामाइट का इस्तेमाल हो सकता है सड़कों को बनाने के लिए. डायनामाइट का इस्तेमाल वेपन की तरह भी हो सकता है, बॉम्ब की तरह भी हो सकता है. तो डायनामाइट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ ड्यूअल यूज गुड्स. और ड्यूअल यूज गुड्स के इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए वासेनार अरेंजमेंट है. इसके टोटल 42 मेंबर्स हैं. इंडिया जॉइंट इट रिसेंटली इन 2017. तो मुद्दा ये है कि इन चारों इंटरनेशनल अग्रीमेंट में से एक बस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का इंडिया मेंबर नहीं है. बाकी सबका मेंबरशिप इंडिया ने हाल फिलहाल में लगभग ले ही लिया है 16, 17 और 18 में. वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 263 इज अबाउट सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव. तो ये सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट या इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो दुनिया के 3 देशों ने, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के शुरू किया है, जिसमें आपस में वो लोग सप्लाई चेन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करेंगे. इसका मेन पर्पस है टू रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना, ताकि ओवर चाइना के ऊपर ज़्यादातर हम अपने सप्लाईज़ के लिए डिपेंडेंट ना हो. जैसे कोई भी चीज़ चाहिए होता तो हम चाइना से लाते हैं. रादर दैन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम चाइना वी विल सोर्स इट फ्रॉम जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया या जापान भी कोई भी चीज़ चाहिए होता है तो ज़्यादातर वो चाइना से खरीदते हैं. तो धीरे धीरे वो डाइवर्ट करेंगे टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो इस तरीके से ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना विल बी रिड्यूस्ड थ्रू दिस इनिशिएटिव सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव स्टार्टेड बाई इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया. वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान. टॉपिक नंबर 264 अर्थक्वेक इन आसाम. तो आपको पता है कि साल अप्रैल महीने में एक अर्थक्वेक आया था, मेजर अर्थक्वेक आया था हमारे स्टेट आसाम के अंदर. इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था 6.4 ऑन द रिक्टर स्केल. इसका ईपी सेंटर था धेकियाजुली में इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट. तो ईपी सेंटर क्या होता है जरा वो भी समझ लीजिए. देखिए, जहाँ पे अर्थ के नीचे जहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होनी शुरू होती है, डिस्टर्बेंस शुरू होता है, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर, जहाँ से डिस्टर्बेंस शुरू होता है.
उसको कहा जाता है फोकस या हाइपोसेंटर। लेकिन इस फोकस या हाइपोसेंटर से जो सबसे नज़दीक वाला हिस्सा होता है अर्थ सरफेस पे, मतलब जो सबसे क्लोज, जो बिल्कुल इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है अर्थ सरफेस पे, उसको कहा जाता है ईपी सेंटर। ईपी सेंटर वो जगह होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अर्थक्वेक का महसूस किया जा सकता है, उसको कहा जाता है ईपी सेंटर। क्योंकि देखिए डिस्टर्बेंस तो अर्थ के सरफेस के नीचे कहीं हुआ होगा ना, जिस कारण से एनर्जी रिलीज होनी शुरू हुई होगी। तो जहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है वो होता है फोकस या हाइपोसेंटर। जहाँ पे अर्थ पे ये सबसे पहले हिट करता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है अर्थक्वेक का, उसको कहा जाता है ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर वाज इन देखिया जूली समवेयर हियर। और ये जो अर्थक्वेक आया था दैट वाज बिकॉज ऑफ कोपिली फॉल्ट। ये है कोपिली फॉल्ट, आप देखिए हिमालयन फॉल्ट के बाद इससे थोड़ा सा एसोसिएटेड है ये कोपिली फॉल्ट। ये हिमालयन फॉल्ट, ये है कोपिली फॉल्ट। और कोपिली फॉल्ट इज अबाउट 300 किलोमीटर लॉन्ग एंड 50 किलोमीटर वाइड। अगर असम के अंदर मेजर अर्थक्वेक्स की बात की जाए तो दो इस तरह के और मेजर अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। एक 1950 में आया था ऑफ 8.5 मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल, एक 1897 में आया था ऑफ 8.7 मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो जोन 5 में आता है ऑफ एनएसओ कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट जोन्स इन इंडिया। तो टोटल 5 जोन में बांटे गए हैं अलग अलग जोन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी टू अर्थक्वेक। जोन 1 में कोई भी पार्ट नहीं है, मतलब हमारे यहाँ पे सारे जोन 1 मतलब नो रिस्क एट ऑल। तो ऐसा कोई भी एरिया नहीं है हमारे देश का जहाँ पे अर्थक्वेक का थोड़ा बहुत रिस्क ना हो। जोन 2 लो रिस्क, जोन 3 मॉडरेट रिस्क, जोन 4 हाई रिस्क एंड जोन 5 मीन वेरी हाई रिस्क जोन। और हम लोग वेरी हाई रिस्क जोन में रहते हैं, जोन 5 में। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 265 इज अबाउट एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी कॉलेज। तो देखिए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ने और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने यानी कि असम सरकार ने मिलकर के फैसला लिया है कि एक एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी कॉलेज बनाया जाए एट कोकिलाबारी नियर मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ये फैसला लिया गया है कि भाई कोकिलाबारी वाले एरिया में मानस नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के आसपास वाले एरिया में एक फुल फ्लेजेड एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी कॉलेज बनाया जाए। अब दिक्कत बस यही है कि अगर ये कॉलेज बनाया गया तो आसपास के लोगों का मानना है कि जो बंगाल फ्लोरिकन बर्ड्स हैं उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये मर जाएंगे। और क्योंकि आज ये लोग बस ग्रासलैंड्स में रहते हैं और आसाम के अंदर ये मानस नेशनल पार्क के आसपास रहते हैं इन द ग्रासलैंड्स, और अगर ये कॉलेज बना तो बंगाल फ्लोरिकन बर्ड्स मर जाएंगे। तो बंगाल फ्लोरिकन बर्ड्स इस साल इस कारण से न्यूज़ में थे। तो बंगाल फ्लोरिकन बर्ड्स को समझते हैं उनके बारे में। बंगाल फ्लोरिकन बर्ड्स दो ही जगह मिलते हैं, एक तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मतलब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इस तरह की जगहों पे आप मान सकते हैं। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में, और इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो दिस बंगाल फ्लोरिकन बर्ड्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। दे मेनली लिव इन ग्रासलैंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल फ्लोरिकन बर्ड्स के बारे में, दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डाटा बुक। तो कौन सी बातें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है? एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी कॉलेज बनाया जा रहा है। इट इज़ बीइंग प्रपोज्ड बाय BTC बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एंड असम गवर्नमेंट एट कोकिलाबारी नियर मानस नेशनल पार्क। बस कंसर्न एक ही है, बंगाल फ्लोरिकन बर्ड। ये बंगाल फ्लोरिकन बर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। इंडिया में यूपी में, आसाम में भी कहाँ, नियर मानस, और अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। दे लिव्स इन ग्रासलैंड्स, दे लिव इन ग्रासलैंड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगराइज इन IUCN बंगाल फ्लोरिकन। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 266 लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। तो देखिए लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम दिया जाता है भारत सरकार द्वारा अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और ये क्यों ये इस सर्टिफिकेट दिया जाता है वो भी समझ लीजिए। तो किसी भी एरिया को अगर दे दिया गया लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, उसका मतलब ये है कि उस एरिया में जो भी चीज़ें उगाई जा रही हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत आ रही हैं। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें उगाई जा रही हैं ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का टैग मिल जाएगा। तो
ये न्यूज़ में इसलिए था ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लगभग 14,491 हेक्टेयर एरिया को भारत सरकार ने लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम टैग दिया है। एंड विद दिस इट हैज़ बिकम द फर्स्ट लार्ज टेरिटरी टू गेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। सो अंडमान निकोबार has become the first large territory to get organic certification under large area certification scheme। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 267 इज अबाउट पाइथन 5। तो पाइथन 5 एक एयर टू एयर मिसाइल है। देखिए कैसे एयर टू एयर मिसाइल काम करता है। तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर देखिए ये पाइथन मिसाइल को लगा करके कैसे अटैक किया जाएगा। पाइथन एयर टू एयर मिसाइल है। तो ये हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है और देख रहे हैं कैसे हवा से ही हवा में दूसरे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। इसी को कहते हैं एयर टू एयर मिसाइल। पाइथन एयर टू एयर। आई होप अब आप नहीं भूलोगे एयर टू एयर मिसाइल का क्या मतलब होता है। इसको बनाया है इजराइल की एक एजेंसी रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने। इसी को डर्बी भी कहा जाता है। इसको इंडिया ने लिया है इजराइल से और हाल फिलहाल में इसको हमने टेस्ट किया है। तो हमारी देश की एजेंसी DRDO ने इसको टेस्ट किया है, जिसका ये वीडियो इमेज था। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 268 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो जब पिछले साल 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फुल लॉकडाउन लगाया था 21 दिनों का, उसी टाइम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अनाउंस किया गया था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज कॉम्पोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दैट वाज लॉन्च्ड इन 2016, जिसके अंतर्गत वो उज्ज्वला वगैरह स्कीम चलाया जाता है, जिसमें एलपीजी के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 से चलाया जा रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत एक नया स्कीम ऐड किया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 26 मार्च 2020 को जब नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने 21 दिन का लंबा लॉकडाउन अनाउंस किया था। तो और उसके बाद से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टाइम टू टाइम एक्सटेंड किया जाता रहा है। जब जब कोविड आता है तो मतलब कोविड के इम्पैक्ट बढ़ जाते हैं। तो जैसे हाल फिलहाल में ये चल रहा है। क्या होता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में? जो भी बेनिफिशियरीज हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो जो भी बेनिफिशियरीज है, मैंने आपको बताया कि लगभग 75% पॉपुलेशन इन द अर्बन एरियाज और 75% पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज एंड 50% पॉपुलेशन इन द अर्बन एरियाज। तो टोटल 80 करोड़ के आसपास के पॉपुलेशन आर बेनिफिशियरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसके अलावा देयर आर अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरीज, ये मैं करा चुका हूँ करंट अफेयर सेशन में ही, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो आई होप आपको याद होगा। तो जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बेनिफिशियरीज हैं, उनको जो 5 किलोग्राम फूड ग्रेन मिलता है सब्सिडाइज रेट पे, तो मिलेगा ही मिलेगा। 3 रुपये पर केजी राइस, 2 रुपये पर केजी वीट, 1 रुपये पर केजी कोर सीरियल, वो तो मिलेगा ही मिलेगा अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। प्लस 5 किलोग्राम वीट या राइस उनको फ्री दिया जाएगा। तो टोटल 10 केजी मिलेगा, 5 केजी सब्सिडाइज रेट पे और 5 केजी फ्री। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 केजी फ्री मिल रहा है दैट इज बीइंग गिवन अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत सरकार इसका पूरा का पूरा बर्डन लेगी, फाइनेंशियल बर्डन। पर्पस क्या है कि जो गरीब लोग हैं कोविड के टाइम में उनको मदद की जाए अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 269 इज अबाउट 5G ट्रायल्स इन इंडिया। तो देखिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ अभय करांदीकर और उनसे पूछा गया था कि बताइए 5G जो टेक्नोलॉजी है टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के, इसको हमारे देश में स्टार्ट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो अभय करांदीकर कमेटी ने, अभय करांदीकर पैनल ने सजेस्ट किया भारत सरकार को कि 5G टेक्नोलॉजी की एक्सपेरिमेंटल या ट्रायल बेसिस पे शुरुआत की जा सकती है, अभय करांदीकर कमेटी। और साथ ही साथ एक और बात आपको समझनी है कि 5G टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है, जैसे 2G, 3G, 4G, 5G। तो इसमें कैसा होगा, जितना ज़्यादा ये 5th जनरेशन में कैसा होगा कि डेटा ट्रांसफ़र के रेट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो
दैट विल बी बेनिफिट ऑफ 5G सर्विसेज, वो तो आपको पता ही है। लेकिन एक और टेक्नोलॉजी होती है 5G के अंदर, 5G-I टेक्नोलॉजी। दिस 5G-I टेक्नोलॉजी इज ए स्पेशल टेक्नोलॉजी डेवलप्ड विद इन 5G नेटवर्क। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय प्रोफेसर्स ऑफ IIT मद्रास। इसमें कैसा होगा, जो 5G के टावर्स होंगे ना, उनका रेंज बढ़ जाएगा, ज़्यादा एरिया वो कवर कर पाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 270, कोरोना वायरस एंड इट्स वैक्सीन्स। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल इससे ला सकता है, तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। पहले भी मैं बता चुका हूँ, आई होप आपको याद आ रहा होगा कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। उसके बॉडी पे इस तरह के स्पाइक्स होते हैं, नुकीले स्पाइक्स, प्रोटीन जिसको कहते हैं हम लोग। उसके अलावा उसका मेन बॉडी होता है मेम्ब्रेन, जिस तरह से हमारा स्किन होता है उसका मेम्ब्रेन है इस तरह का। और उसके बॉडी के अंदर होते हैं इस तरह के RNA, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है। RNA सिंगल स्ट्रैंड वाला, RNA सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। DNA जो नॉर्मल हम इंसानों के अंदर होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है। ये RNA जो कोरोना वायरस के अंदर है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। दिस इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस हमारे बॉडी में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से नॉर्मली घुस जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से घुसने के बाद हमारे जो लंग्स है उसके सरफेस पे इस तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। उस रिसेप्टर पे जाकर के इसका स्पाइक प्रोटीन चिपक जाता है, और फिर इस रिसेप्टर की मदद से हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है, हमारे ह्यूमन सेल में घुस जाता है। और ह्यूमन सेल में घुसने के बाद यह क्या करता है कि वो पहुंचता है इसके पास, राइबोसोम के पास। एक सेल के अंदर इतनी तरह की चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ होती है राइबोसोम। राइबोसोम के पास पहुंच जाता है ये कोरोना वायरस। अब राइबोसोम का क्या काम है समझो। राइबोसोम इन जनरल क्या करता है कि हमारे बॉडी का जो DNA होता है, उस DNA का से पार्ट एक, ये जैसे डबल स्ट्रैंड DNA है, ये डबल स्ट्रैंड DNA का एक कंपोनेंट टूटता है तो सिंगल स्ट्रैंड RNA बनता है। ये RNA जाता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम इस RNA को कन्वर्ट करता है प्रोटीन में, और ये प्रोटीन फिर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर ब्लड से मिक्स होकर के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, और फिर स्पर्म के मदद से ये फिर बच्चों में भी, ऑफ स्प्रिंग्स में भी पहुंच जाता है। और इसी कारण से जो DNA कंपोनेंट है, जेनेटिक मटेरियल है, वो RNA में कन्वर्ट होके, और फिर RNA के बाद इस राइबोसोम की मदद से प्रोटीन में कन्वर्ट होकर के, और फिर स्पर्म के थ्रू होते हुए बच्चों में, या फिर ओवरीज के होते हुए थ्रू ऑफ स्प्रिंग्स में पहुंच जाता है। इसी कारण से पेरेंट्स के जो पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बच्चों में भी दिख जाते हैं। वाई? बिकॉज दिस DNA कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो मुद्दा ये है कि ये जो चीज़ है राइबोसोम, राइबोसोम का काम है RNA को मल्टीप्लाई करना और उसको प्रोटीन बनाना। अब ये कोरोना क्या करता है कि ये हमारे बॉडी वाले RNA को हटा करके खुद का RNA लगा देता है यहाँ पे, और उसके बाद हमारा राइबोसोम समझ नहीं पाता है कि ये किसका RNA है, और हमारा राइबोसोम लगातार अब कोरोना वाला RNA बनाने लगता है। और कोरोना वाला RNA जब ज़्यादा हमारी बॉडी में बन जाता है तो फिर ये एक्सेसिव RNA ऑफ कोरोना वायरस हमारे बॉडी के न्यूक्लियस को अटैक करता है, और फिर हमारे बॉडी के सेल्स को मारने लगता है। तो बस आपको याद रखना है कि राइबोसोम जो है वो हमारे बॉडी के RNA को मल्टीप्लाई करता है, लेकिन कोरोना क्या करता है कि हमारे बॉडी के RNA को हटा करके अपना RNA लगा देता है, जिस कारण से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी संख्या बढ़ जाती है, और फिर वो हमारे बॉडी के सेल्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को मारने लगता है। अब कुछ लोग कैसे बच जाते हैं, हाउ मैनी पीपल हैव रिकवर्ड ऑन देयर ओन। तो होता क्या है कि जब कोरोना वायरस हमारे बॉडी में घुसता है, तो जैसे इसके स्पाइक प्रोटीन को हमारा बॉडी देखता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, इस स्पाइक प्रोटीन जिसको एंटीजन कहते हैं, एंटीजन बाहरी मटीरियल, एंटीजन आउटसाइडर। तो स्पाइक प्रोटीन आउटसाइडर है, इस आउटसाइडर को देखते हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट होने लगती है। एंटीबॉडीज़ कुछ इस तरीके की होती हैं जो जा करके इसके स्पाइक प्रोटीन पे चिपक जाएंगी और इसके स्पाइक प्रोटीन को ब्लंट कर देंगी, ताकि इसका स्पाइक प्रोटीन हमारे रिसेप्टर्स के होते हुए हमारे ह्यूमन सेल में ना घुस पाए। एक बार जब यहाँ पे ये ब्लंट हो गया तो फिर ये रिसेप्टर्स से होते हुए हमारे ह्यूमन सेल में नहीं घुस पाता है। तो इस तरीके से एंटीबॉडीज़ हमें बचा पाती हैं। अब वैक्सीन्स क्या करती हैं, देखिए जिनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ तमाम मात्रा में बन रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप रिकवर कर जाते हैं, कोरोना वायरस उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन जिनके बॉडी में एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में नहीं बन पा रहे हैं, उनका वैक्सीन का काम होता है कि उनके बॉडी में एक्सेस अमाउंट में या सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बनाए,
और वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं, तो अलग अलग तरह की वैक्सीन्स हैं, जैसे कोविशील्ड है। तो कोविशील्ड ने क्या किया कि चिंपैंजी के अंदर से एक वायरस निकाला है, एडेनो वायरस। ये वायरस जो है कोरोना वायरस से मिलता जुलता है, और इसको थोड़ा सा चेंज करके, इस एडेनो वायरस को थोड़ा चेंज करके कोरोना वायरस से मिलता जुलता बना करके हमारे बॉडी में डाला जाता है। तो जैसे हमारे बॉडी में आता है, हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर लेती है कि अच्छा ये तो कुछ स्पाइक प्रोटीन आ रहा है, एंटीजन आ रहा है, और हमारी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप कर ली। तो एक बार जब एंटीबॉडी आ गया तो फ्यूचर में अगर सच में कोरोना भी अटैक करेगा तो हम बच जाएंगे। उसके अलावा कोवैक्सीन में कैसा है कि सच में कोरोना वायरस ही डाल दिया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस को मार करके डाला जाता है, डीएक्टिवेटेड या डेड कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस ओरिजिनली कोरोना वायरस को लिया जाता है, उसको डीएक्टिवेट करके या डेड करके डाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी कैसा, स्पाइक प्रोटीन तो रह ही गया, मर गया, लेकिन फिर भी स्पाइक प्रोटीन तो है ही। तो स्पाइक प्रोटीन को देखते हैं हमारे बॉडी का एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है, और एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है तो बाद में अगर जिंदा कोरोना भी अटैक करेगा तो हमारी बॉडी अपने आप को बचा पाएगी। जो स्पुतनिक वैक्सीन जो हम रसिया से लेकर के आए गैमलिया इंस्टीट्यूट का, ये इसकी तरह काम करता है, कोविशील्ड की तरह काम करता है, मतलब मॉडिफाइड एडेनो वायरस पे ये काम करता है। चिंपैंजी का वायरस लिया है और उसको मॉडिफाई करके हमारी बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। अब कोरोना वायरस बारे में जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बातें ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये राइबोसोम। अगर ये राइबोसोम पहचान लेता कि हमारे बॉडी का आरएनए नहीं है या कोरोना वायरस का आरएनए है और उसको मल्टीप्लाई नहीं करता, तो दुनिया में फिर कोई वायरस हमें इम्पैक्ट नहीं कर पाता। लेकिन राइबोसोम पहचान नहीं पाता है, वो आरएनए को मल्टीप्लाई करता है, प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, और इसी से जेनेटिक मटेरियल पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में या बच्चों में जाता है। अब कोरोना हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है थ्रू लंग्स रिसेप्टर, उसके बाद इट गेट्स मल्टीप्लाइड थ्रू राइबोसोम्स, और फिर वो हमारे सेल्स को मारने लगता है। वैक्सीन्स कौन कौन सी हैं? कोविशील्ड है, कोविशील्ड को बनाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, हमारे देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, मॉडिफाइड एडेनो वायरस को लेता है फ्रॉम चिंपांजी, तो चिंपांजी से एडेनो वायरस को लेता है और फिर मॉडिफाई कर देता है। कोवैक्सीन कौन बना रहा है, तो हमारे देश की भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ICMR का ही एक यूनिट है, और इसमें ये लोग क्या करते हैं, डीएक्टिवेटेड या डेड कोरोना वायरस यूज करते हैं। स्पुतनिक वैक्सीन जो है गामलिया इंस्टीट्यूट ऑफ रसिया ने बनाया, इट इज ऑल्सो यूजिंग मॉडिफाइड एडेनो वायरस जस्ट लाइक कोविशील्ड। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। अब जरा समझते हैं कि सैनिटाइजर्स कैसे काम करता है वायरस के खिलाफ या किसी भी जर्म के खिलाफ। ये सब न्यूज में था, तो ये सब जानना होगा। तो सैनिटाइजर में देखो कैसा होता है, सैनिटाइजर इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, उसका जो सर होता है ना, हेड, वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पानी से वो अटैच होना चाहता है। इट लव्स वाटर, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव, तो इट लव्स वाटर हेड। जबकि जो टेल वाला पार्ट है इट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर एंड फोबिक मतलब फियर, तो इट फियर्स वाटर। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग सैनिटाइजर को पानी में मिलाते हैं या फिर नॉर्मली भी सैनिटाइजर को रखते हैं, तो ये इसका जो हेड है वो वाटर साइड में अटैच होता है, जबकि टेल जो है वो फ्री रहता है। टेल जो है वो फ्री रहेगा, पानी से दूर भागता है। और फिर क्या करते हैं, कोरोना वायरस को, ये टेल कोरोना वायरस के मेम्ब्रेन को इस तरह से बर्स्ट कर देता है। टेल जो होता है वो नुकीला होता है, हेड तो जाके पानी से चिपका हुआ है। जो भी हम लोग साबुन वगैरह यूज करते हैं तो पानी थोड़ा डालते हैं ना, तो हेड जो है उसका पानी से चिपक गया, लेकिन टेल तो फ्री है, और ये फ्री टेल जो है वो कोरोना वायरस के मेम्ब्रेन को फोड़ देता है। अब कोरोना वायरस के मेम्ब्रेन को जब फोड़ दिया तो कोरोना वायरस मर जाता है। इसी तरह से सारे जर्म्स को ये लोग मार देते हैं, सैनिटाइजर्स या जो भी सोप वगैरह हम यूज करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 272 प्लाज्मा थेरेपी, ये भी काफ़ी न्यूज में था, कोरोना से रिलेटेड। आज सारा न्यूज एक ही बार देख लेंगे। तो प्लाज्मा थेरेपी में कैसा है कि जो मान लो पेशेंट जिसको कोरोना हुआ और वो खुद से रिकवर कर गया, इसका मतलब उसकी बॉडी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। तो प्लान ऐसा था कि इसके एंटीबॉडी को लेकर के और जो पेशेंट सफ़र कर रहा है जो क्रिटिकल स्टेज में, उसके बॉडी में डाल दिया जाए। तो इसका एंटीबॉडी जो रिकवर कर गया, यानी कि इसके शरीर में एंटीबॉडी है कोरोना वायरस के खिलाफ, इसको लेकर के इसके बॉडी में डाल दिया जाए जो क्रिटिकल स्टेट में है पेशेंट। तो एंटीबॉडी निकालने के लिए फिर क्या किया जाता है, ये प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में क्या है, इस इंसान का ब्लड लिया जाएगा और उस ब्लड को जोर से घुमाया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। जो ब्लड वेसल को जोर से घुमाया जाएगा तो ब्लड के नीचे वाले साइड में आरबीसी इकट्ठा हो जाएगा। रेड कलर का जो रेड सेल होता है आरबीसी, वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। 45% ऑफ आवर ब्लड इज
इज इन द फॉर्म ऑफ दिस रेड ब्लड सेल इरेथ्रोसाइट, लगभग 55% इज इन द फॉर्म ऑफ दिस येलो लिक्विड जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा के अंदर थोड़े बहुत ब्लड के सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लस इसके अंदर होता है एंटीबॉडी। जो इस इंसान के अंदर एंटीबॉडी बनी है कोरोना वायरस की, वो इस प्लाज्मा के अंदर ही होती है। तो ये प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, लगभग 55% तक प्लाज्मा होता है। अगर ब्लड को जोर से घुमाया जाए तो 45% आरबीसी, 55% प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर होता है एंटीबॉडी, और ये प्लाज्मा को लेकर के फिर इस इंसान के अंदर, क्रिटिकल पेशेंट के अंदर डाला जाए तो शायद से ऐसा बच सकता है, ऐसा माना जा रहा था अंडर प्लाज्मा थेरेपी। स्टार्टिंग में तो प्लाज्मा थेरेपी बहुत लोगों को दिया गया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अंत में ICMR ने डिक्लेयर किया कि प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस एंड दैट इज वाई ICMR रिकमेंडेड नॉट टू यूज इट। और दूसरा एक मेडिसिन बनाया गया कोरोना वायरस के खिलाफ जिसका नाम है 2DG ड्रग्स। इट इज़ एन एंटी कोविड ड्रग्स। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज विच इज़ अ लैब ऑफ DRDO। माना जा रहा है कि ये प्लाज्मा थेरेपी से ये 2DG ड्रग्स ज़्यादा इफेक्टिव है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 273, कोविसेल्फ। तो कोविसेल्फ हमारे देश का पहला सेल्फ टेस्ट किट बन चुका है जो कोरोना वायरस का खुद से टेस्ट किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस कोविसेल्फ। तो इस तरह का कोविसेल्फ किट होता है, आप इसमें टेस्ट करें और अगर एक लाइन आ रहा है मतलब आप निगेटिव हैं, अगर 2 लाइन आ रहा है मतलब आपको कोरोना वायरस हो गया, यू आर पॉजिटिव। इट इज एन एंटीजेन टेस्ट। तो क्या होता है एंटीजेन टेस्ट, जरा समझो। 3 ही तरह के टेस्ट होते हैं, RT-PCR, एंटीजेन एंड एंटीबॉडी। तो देखो कैसा होगा कि RT-PCR में हमारे बॉडी के अंदर जो वायरस है उस वायरस को स्टडी किया जाता है, देखा जाता है कि कहीं ये कोरोना वायरस तो नहीं है। उस वायरस के अंदर का RNA मटेरियल स्टडी किया जाता है, तो पता किया जाता है कि अच्छा इसमें ये कोरोना वायरस तो नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर तो तमाम तरह के वायरस होते हैं। तो हमारे नाक से सैंपल लिया गया और उसके अंदर जो वायरस है उसके अंदर का RNA जा करके देखा गया कि कोरोना तो नहीं है, तो वो होता है RT-PCR। इट डिटेक्ट्स द RNA ऑफ कोरोना वायरस। इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि बॉडी से सैंपल लिया गया, फिर अंदर वायरस निकाल करके उसका RNA जांच किया जाता है, लेकिन ये सबसे एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें आप सीधा सीधा जा करके वायरस का RNA पढ़ रहे हैं और ये इसमें खर्चा भी लगता है, इट्स एक्सपेंसिव, सबसे एक्यूरेट है लेकिन। और इट डिटेक्ट्स करंट इन्फेक्शन। अगर आपके बॉडी में प्रेजेंट में कोरोना वायरस है तो इस करंट इन्फेक्शन को ये स्टडी कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा होता है एंटीजेन टेस्ट। एंटीजेन टेस्ट कैसा है कि आपके बॉडी में अगर कोई भी तरह का वायरस है, किसी भी तरह का एंटीजन है, एंटीजन मतलब फॉरेन मटेरियल, तो ये बस उसी को टेस्ट कर पाएगा। एग्जैक्टली वो कोरोना है कि नहीं है ये टेस्ट नहीं कर पाएगा। भाई आपके बॉडी में अलग अलग तरह के वायरस हो सकते हैं, हर वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन रहता है जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। तो इस एंटीजन टेस्ट में कैसा है कि वो सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि कहीं आपके बॉडी में कोई वायरस तो नहीं है जिसके ऊपर एंटीजन है या स्पाइक प्रोटीन है। इसी कारण से एंटीजन टेस्ट जो है वो कंफर्म नहीं होता है कि आपको कोरोना वायरस है ही है। एंटीजन टेस्ट बस ये कंफर्म कर देगा कि आपके अंदर कोई ना कोई वायरस है, लेकिन कोरोना वायरस है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है। इसलिए आपको एंटीजन में अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको फिर RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। एंटीजन टेस्ट में चूंकि सिर्फ एंटीजन टेस्ट होता है इसलिए कम वक्त में हो जाता है, 30 मिनट में हो जाएगा। इट डिटेक्ट्स करंट इन्फेक्शन। तो आपको करंटली आपके बॉडी में अगर कोई एंटीजन है यानी कि फॉरेन मटेरियल है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है, बट इट रिक्वायर्स फर्दर कंफर्मेशन, इट्स लेस एक्सपेंसिव। और ये जो कोविसेल्फ है इट इज एंटीजन टेस्ट। एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट। देखिए आपके जब कोरोना वायरस आपके पास आएगा, आपके बॉडी में आएगा, तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट होगा। वो एंटीबॉडी को अगर टेस्ट किया जाए, आपके बॉडी को जांच किया जाए कि भाई इस आदमी के अंदर एंटीबॉडी तो नहीं है। अगर किसी आदमी के अंदर एंटीबॉडी है इसका मतलब क्या है कि या तो इसको अभी कोरोना हुआ है नहीं तो पहले कभी कोरोना हुआ होगा। सो एंटीबॉडी डिटेक्ट्स द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी विथ रिस्पॉन्स टू द वायरस। इट इज डन बाई एलिसा मेथड। तो एलिसा मेथड याद रखना। इट डिटेक्ट्स पास्ट इन्फेक्शन, तो आपको पहले भी कोरोना हुआ होगा तो भी वो डिटेक्ट कर लेगा। और सीरो सर्वेलेंस में, सीरो सर्वेलेंस जो कराया जा रहा है अलग अलग जगहों पे पता करने के लिए कि हर्ड इम्यूनिटी आई कि नहीं आई, ज़्यादातर लोगों को कोरोना वायरस हो चुका हो, ये जांच करने के लिए सीरो सर्वेलेंस कराया जा रहा है हर्ड इम्यूनिटी को पता करने के लिए। उसमें एंटीबॉडी टेस्ट कराया जा रहा है। दिस इज लीस्ट एक्सपेंसिव। इसमें बस ये पता किया जा रहा है कि आपको कभी पहले कोरोना वायरस तो नहीं हो रखा है। सो कौन सी बातें ध्यान रखनी है? कोविसेल्फ इट इज इंडियाज फर्स्ट सेल्फ टेस्ट किट फॉर कोरोना डेवलप्ड बाय माई लाइफ डिस्कवरी सॉल्यूशंस। इट इज रैपिड एंटीजन टेस्ट। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 274, टोक्लाई टी रिसर्च सेंटर।
It was created in 1911. Here research is done for scientific method of tea production. It is oldest and biggest tea research center in the world. It is located at जोरहट. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 275, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2. तो हाल फिलहाल में जब सेकेंड वेव चल रहा था हमारे देश में, उस टाइम में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया था बाय इंडियन नेवी, जिसमें फोकस किया जा रहा था कि दुनिया के अलग अलग देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे देश में लाया जाए. इसी तरीके से पिछले साल इंडियन नेवी ने चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 1, जिसमें फोकस किया गया था कि अलग अलग लोग, इंडियंस जो अलग अलग देशों में फंस गए हैं, जैसे कि मालदीव में, श्रीलंका या ईरान में, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन, उनको अपने देश में लाया जाए. तो ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 दैट वाज लॉन्च्ड इन 2020. इसी से मिलता जुलता है, कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने ये दोनों भी बता दिया. ऑपरेशन सुकून चलाया गया था 2016 में बाय इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम बेरूत, और ऑपरेशन राहत चलाया गया था 2015 में टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम येमेन. तो यहाँ पे भी जब लड़ाई चल रही थी तो अपने देश के लोगों को वापस लाने के लिए इंडियन नेवी ने ये 2 ऑपरेशन लॉन्च किए थे. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 276, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. तो ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बनाया गया है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, उसके भी सेक्शन 48 के अंतर्गत. ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में 75% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है, 25% स्टेट गवर्नमेंट डालते हैं. लेकिन हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए थोड़ा सा अलग है. उसमें 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है, बस 10% स्टेट डालते हैं. और ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का इस्तेमाल कैसे होता है? इट इज़ यूज टू मीट द एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ एनी डिजास्टर. तो मान लीजिए कोई डिजास्टर हो गया, जैसे लैंडस्लाइड आ गया, फ्लड आ गया, तो स्टार्टिंग में जो इमीडिएट उनकी रिलीफ के लिए जो पैसा जो ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ों ज़रूरतों को मीट करने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का इस्तेमाल किया जाता है. तो कौन कौन से नोटिफाइड डिजास्टर हैं इसके अंतर्गत? साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, अवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव. सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि पिछले साल 14 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोविड को भी ऐड कर दिया एज अ नोटिफाइड डिजास्टर अंडर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. तो अगर कोविड के कारण भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से पैसा निकाला जा सकता है. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 277, सूत्रा मॉडल. इट वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम IIT कानपुर एंड हैदराबाद, जिसका पर्पस था कि कोरोना वायरस के पीक को प्रेडिक्ट कर पाए. लेकिन ये लोग कोरोना वायरस के सेकेंड वेव को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए. इनके हिसाब से सेकेंड वेव आएगा ही नहीं, लेकिन आया और खूब खतरनाक आया, हम सब जानते हैं, राइट. तो सूत्रा मॉडल इस कारण से न्यूज़ में था. जब ये फ्लॉप हो गया तब इसको लोग ब्लेम कर रहे थे, इस कारण से ये न्यूज़ में था. चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 278 इज अबाउट रूपसी एयरपोर्ट. इट इज़ इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द हिस्टोरिकल टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 from 1935 to 1943. It was used by Britishers to supply arms to its forces fighting during World War II in different parts of the world. It has been redeveloped in modern times under URAN scheme, उरे देश का आम नागरिक स्कीम. It has been now completed, fully developed for commercial operations and now it has become operational. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 279, IP वेवर फॉर कोविड वैक्सीन्स. तो देखिए ट्रिप्स एग्रीमेंट है WTO के अंतर्गत, जो आपको पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करता है. तो अब ट्रिप्स एग्रीमेंट के हिसाब से जिस देश ने भी मान लो कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली, उसकी टेक्नोलॉजी तो उसी देश के पास है, उसकी पैटेंट तो उसी देश के पास है, बाकी देशों के पास तो इसको है नहीं. तो अगर बाकी देश उस टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं तो उनको उस पर्टिकुलर देश को पैसा देना होगा, उस पर्टिकुलर देश की उस कंपनी को पैसा देना होगा, जिसको हम लोग रॉयल्टी कहते हैं, जिसने भी ये टेक्नोलॉजी बनाई है, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है. तो इस चक्कर में हो क्या रहा है कि गरीब देशों में, लो इनकम कंट्रीज़ में, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में वैक्सीन नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि अमीर देश ही वैक्सीन बना रहे हैं, अमीर देश ही उसकी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं. तो गरीब देश में वैक्सीन पहुंच नहीं पा रहा है, गरीब देश में वैक्सीन की टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है. इसीलिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने रिक्वेस्ट किया था WTO के प्लेटफॉर्म पे कि चूंकि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है,
पैंडेमिक है, इससे दुनिया भर में अलग अलग देशों में लोगों की जान जा रही है। इस कारण से कोरोना वायरस के केस में जिसने भी वैक्सीन बना लिया हो आईपी वेवर दे दिया जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर दे दिया जाए। मतलब कि एक बार किसी ने टेक्नोलॉजी बना दी वैक्सीन की, तो ये टेक्नोलॉजी दुनिया के अलग अलग देशों में, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल इनकम कंट्री, उनको दे दिया जाए कि वो अपने अपने हिसाब से वैक्सीन बनाए। और 2 देश थे, इंडिया और साउथ अफ्रीका, जिन्होंने ये प्रपोजल रखा था WTO में कि आईपी वेवर दिया जाए ऑन कोविड वैक्सीन फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन द मिडिल इनकम कंट्रीज। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 280, प्रोनिंग। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। प्रोनिंग न्यूज में था कि भाई इस तरह से जिनको भी कोरोना वायरस हो गया है वो इस तरह से लेटें, इस तरह से अपना बॉडी पोस्चर रखें कि उनके लंग्स की फंक्शनिंग बढ़ जाए, ज़्यादा ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सांस ले पाएँ। तो दैट वाज प्रोनिंग। हो सकता है सीधा सीधा आपसे पीटी में सवाल पूछ ले कुछ इस तरीके का। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आज के लिए आखिरी टॉपिक है, कल हम लोग फिर इससे आगे चलेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।